नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ टोटल हेल्थ। आई एम किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज गुड हेल्थ एंड फॉर गुड हेल्थ द मोस्ट important thing is a healthy heart. So today we will talk what is the importance of heart health and what are the ways that we can prevent heart diseases and the ways that can lead to a good healthy heart. बिल्कुल, दिल आपका हमेशा धड़कता रहे, अच्छी चीजों के लिए धड़कता रहे और अच्छी संवेदनाएं आप उस दिल के जरिए पा सकें, ये बेहद जरूरी है। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने दिल को स्वस्थ रखें। स्वस्थ कैसे रखें, इस विषय में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। If we talk about heart diseases and rather cardiovascular diseases, these are among the major causes of deaths worldwide. Heart disease and stroke makes a large portion of the people who die every year due to these diseases. So, if we want to prevent heart disease and keep our heart healthy, it is important that we look forward and find out what are the risk factors for our heart. और इसीलिए इस रिपोर्ट पर नज़र डालकर ये समझते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हृदय का स्वास्थ्य एक बेहद अहम विषय है। आजकल हृदय के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग, ये नाम हम सभी ने सुना है, लेकिन शायद इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाते। कई ऐसी बीमारियां हैं जो हृदय को प्रभावित करती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। स्थिति चिंताजनक है क्योंकि अब युवा, यहाँ तक कि महिलाएं भी हृदय रोग की चपेट में आने लगे हैं। कई कारक हैं जो हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं और हृदय की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन होना, मोटापा, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होना यानी मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित रहना, वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम न करना, तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करना और तनाव, ये सभी कारक हैं जो हृदय के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने और भविष्य में हृदय रोग से बचाव के लिए इन कारकों को दूर रखना आवश्यक है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम में समय नहीं देते, अधिक तैलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या फिर तनाव ज्यादा लेते हैं, तो हृदय रोग आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए सतर्क हो जाएं। आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें, अच्छा खान पान रखें, संतुलित मात्रा में आहार लें, संतुलित भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और तनाव को दूर रखें। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और अपना ध्यान रखते हैं, तो हृदय के लिए खतरों को कम किया जा सकता है। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूक हो जाएं, हृदय की सही देखभाल करें जिससे आपका हृदय सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। So today we will talk to the experts and find out what lifestyle changes we need to follow to keep a healthy heart and prevent all the diseases related to the heart. To talk about all this and more, we have panel of experts who is joining in. We have with us Dr. Sanjay Tyagi. He is Director, Professor and Head Department of Cardiology, GB Pant Hospital and former DG Health Services, Government of India. Joining in is Dr. Vinay Kumar Behel, former Head Cardiology, AIIMS, and presently he is working as Principal Director in Max Hospital. We have with us Dr. Z.S. Meherwal, Executive Director, Cardiac Surgery in Fortis Escorts Heart Institute. We welcome all the experts, and heart-related ailments are at rise, so it is important for everyone to know about what are the factors that create risk for our heart health and how we can prevent them. बिल्कुल, चूंकि दिल का मामला है इसलिए सजग होना बेहद ज़रूरी है। और दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी फ़ोन लाइंस जो है वो खुल गई हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 1800111234। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करिए, अपने सवाल पूछिए, हमारे विशेषज्ञों से उसका जवाब पाइए। अगर कोई मन में जिज्ञासा हो तो उसको भी पूछिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ddnewstotalhealth@gmail.com।
29th of September will be observed as World Heart Day. So let's find out how can we keep our heart healthy. Dr. Sanjay Tyagi, first of all, we would like to understand, when we are talking about World Heart Day this year, why does it become even more important to take care of our heart, because the COVID times are on and it is still a long way to go. नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार and good morning to all the listeners who are in India and abroad. See, we are passing through a pandemic, that is corona pandemic. We all know it is a very serious ailment, and the heart patients are particularly at risk for death due to COVID if they encounter this disease. So we need to keep our heart healthy. We need to inculcate all the healthy practices so that our heart remains healthy, our blood pressure remains under control, our diabetes remains under control, and obesity remains under control. Because these are the risk factors which increase the mortality of patients suffering from corona or COVID-19 as it is called. These patients who are having heart diseases, high blood pressure, diabetes, obesity, and lung problems are at very high risk of dying due to COVID. So we need to take care of our heart and the heart of our loved ones, because this 29th September is celebrated every year to raise awareness about the healthy heart of your own heart and the heart of your loved ones. Right. बिल्कुल। डॉक्टर विनय बहल आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि हृदय रोग के जो खतरा है, इसका कौन से ऐसे कारक हैं, क्या प्रमुख वजह है जिसकी वजह से ये खतरा बढ़ता है? जैसा कि अभी आपने सुना कि हम सब विश्व भर में कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा पाया गया कि जब ये शुरुआत हुआ मार्च में, तो इटली और अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आई, उन्होंने देखा कि हार्ट अटैक की जो संख्या है वो हॉस्पिटल्स में कम हो गई थी। तो ऐसा सोचा जाने लगा, क्या वाकई हम अब कम हार्ट अटैक देखेंगे कोविड में? परंतु कुछ ही सप्ताह में ये पता लगा कि पेशेंट्स जो थे वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे थे और वो घर में ही सडन डेथ्स हो रही थी। तो धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा कि जिन लोगों को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि मोटापा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, उनमें यदि कोविड होता है तो वो एक सीरियस रूप ले लेता है और उनमें डेथ रेट्स भी बढ़ जाता है। तो कोविड और हार्ट डिजीज़ का क्या संबंध है, इस पे काफ़ी शोध हुआ, क्योंकि ये नई बीमारी थी, इसलिए पहले से इसके बारे में बहुत नहीं पता था। जाकि हमें पता था कि वायरल डिजीजेज में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ऐसा देखा गया कि कोविड में जो थ्रोम्बोसिस है, जो क्लॉट बनने की प्रक्रिया है, वो धमनियों और वेन्स दोनों में ज़्यादा होती है। इसलिए जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है, न कि कम, जैसा कि पहले देखा गया था। क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं उसमें जो प्लाक बनता है, जिसे हम जो फैट का डिपोजिशन होता है आर्टरीज़ में, वो इन्फेक्शन से या इन्फ्लेमेशन से वो प्लाक रप्चर करता है, वहाँ पे क्लॉट जमा होता है, आर्टरीज़ में ब्लड सप्लाई रुकती है और हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये देखा गया कि जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें भी कोविड के कारण इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसलिए हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट पूरी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो वो भी, उसकी संख्या भी ज़्यादा देखने लगी। तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो एरिथमिया थी, हार्ट रेट का फास्ट होना या कम होना मसल के इन्वॉल्वमेंट से, वो भी कोविड में ज़्यादा देखा जाने लगा। और चौथी चीज़ ये देखी जाने लगी कि कुछ जो कार्डियक मेडिसिन्स थी, जो ब्लड प्रेशर की, जैसे एस इनहिबिटर्स दवाइयाँ जो लोग ले रहे थे, शुरू में ऐसा पता लगा कि जो लोग ये दवाई लेते हैं शायद उनको कोविड हो तो नुकसान करेगा, पर बाद में जो लार्ज स्टडीज़ हुई उसमें दिखाया कि यदि आप ये दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथी चीज़ देखी गई कि जो दवाइयाँ कुछ कोविड के लिए दी जा रही थी, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन, उनसे ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं, क्यूटी इंटरवल बढ़ता है और एरिथमिया होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो हार्ट डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स थे वो तो थे ही, पर कोविड एक नया रिस्क फैक्टर बन के उभरा। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो हम सब जानते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें एज है, यदि हम मेल्स हैं, यदि हमें फैमिली हिस्ट्री है, या हम इंडिया में रहते हैं,
या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना है, डायबिटीज़ है, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज है, यदि आपका जो डाइट है वो हेल्दी नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है या स्ट्रेस है, ये सारे कारण तो थे ही, एक कोविड एक नए कारण के रूप में आजकल हमें देखने को मिल रहा है। जी Dr. Meherwal, if we talk about the population that is being affected with the heart disease, the trends show that even the younger adults are now affected with heart disease, and heart attacks are being quite common in this population. What are the big challenges that you see if we talk in regards to our country in identifying the disease early, and if we talk about getting the proper treatment if someone has heart attack? Good morning, Kiran ji, and good morning, Nikhil, and good morning, all the listeners. Good morning, sir. बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब लोग को हार्ट हेल्दी रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले कई दशक से हम सब लोग जानते हैं जो दिल की बीमारियां हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम कर ली गई है, बाकी जो इंसिडेंस है वो कम हो गई है। इंडिया में वो अभी भी बढ़ रही है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। नेचुरली ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये हम सब लोगों को पता है, और इससे इसके जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये फैक्टर को काफ़ी कुछ हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में जैसे कि पॉपुलेशन की बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी। डॉक्टर मेहरवाल, आपके पास हम फिर लौटेंगे, उससे पहले ये जो बात चल रही है डॉक्टर त्यागी कि जो युवा हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं हृदय रोग से, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से, खास तौर पर अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और हार्ट डिजीज़ की बात की जाए, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बात की जाए, किस तरह से धीरे धीरे प्रभाव डालती है ये समस्या, और कब इस लेवल पर पहुंच जाती है कि व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होने लगे? देखिए, आपने बिल्कुल पहले शुरुआत में ही कहा था कि हार्ट डिजीजेज पूरे विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, और ये हार्ट डिजीजेस ये नहीं कि बड़ी उम्र पर ही होती है, ये इसकी शुरुआत बहुत यंग एज से हो जाती है। वियतनाम वॉर में जो अमेरिका वियतनाम की लड़ाई हुई, उसमें जो अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, उनमें पाया गया, उनकी ऑटोप्सी की गई तो पाया गया कि उनमें कोलेस्ट्रॉल प्लेग 20-21 वर्ष की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, नाड़ियों में जमा होना शुरू हो गया। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जाके जम जाता है, नाड़ियों को संकुरित कर देता है, मतलब उनमें उनका रास्ता रोक देता है। और जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का जमना बढ़ता चला जाता है, जो हमारी खून की नाड़ियां हैं, जो हमारे दिल को खून पहुंचा रही हैं, 3 नाड़ियां होती हैं, 2 बाईं ओर और 1 दाईं ओर नाड़ी होती है, उनमें खून का बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब ये खून का बहाव कम हो जाता है तो दिल को खून कम पहुंचता है, तो उस स्थिति में मरीज को चलने पर दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, और जब वो रुकता है तो ये दर्द जो कि घुटन के रूप में होता है, ज्यादातर छाती के बाईं ओर होता है, बाईं बाजू की तरफ जाता है, बाईं जबड़े की तरफ जाता है, और ये रुकने पर ठीक हो जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं एंजाइना। और जब आर्टरी में, जिस कॉर्नरी आर्टरी में या कॉर्नरी धमनी में पूरी तरह रुकावट आ जाए, तो वो रुकावट कैसे आ जाती है? जब एक कोलेस्ट्रॉल का छाला जो है, जो अंदर नाड़ी में बन गया, जिसकी वजह से नाड़ी में हमारे रुकावट हो रही है, जब वो छाला फूट जाता है, यानी प्लाक फट जाता है, तो वहां पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट आके जमा होने से वहां पे एक क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो नाड़ी पूरी तरह रुक जाती है, खून का बहाव पूरी तरह रुक जाता है। खून का बहाव पूरी तरह रुक जाने से जिस अंग को, जिस हृदय के जिस हिस्से को वो खून की नाड़ी खून पहुंचा रही थी, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। तब बहुत तेज दर्द होता है, बहुत घुटन महसूस होती है, जानलेवा दर्द उठता है, पसीना आता है और सांस फूलने लगता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों में नौजिया और की भी शिकायत होती है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। एंजाइना तो बैठने पे ठीक हो जाता है, पर ये हार्ट अटैक का दर्द जो कि घुटन होता है, दबाव होता है, जैसे कि छाती को कोई दबा रखा है या बाईं बाजू घुटन होता है, ये ठीक नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है और आधे घंटे से भी ज्यादा रहता है। इस स्थिति को बोलते हैं। यंग लोगों में ये हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ रहा है, और आप हमारे देश में, पश्चिमी देशों के
के अनुपात में 10 वर्ष पहले हार्ट अटैक होता है। और जब हमारे यहाँ हार्ट अटैक होता है तो कोरोनरी नाड़ियों में रुकावट ज्यादा पाई जाती है, और तीनों नाड़ियों में, जो हम बता रहे थे कि 3 नाड़ी होती हैं, तीनों नाड़ियों में रुकावट पाई जाती है। तो ये स्थिति हमारे देश में बहुत ज्यादा गंभीर है। यह गंभीर इसलिए भी है कि हमारे देश में विश्व के सबसे ज्यादा शुगर के मरीज यानी डायबिटीज के मरीज हैं, जो कि इस एंजाइना और हार्ट अटैक और दिल की रोगों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी, डायबिटीज ज्यादा बढ़ने से भी हमारे हृदय रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्मोकिंग, ओबेसिटी और फास्ट फूड्स का होना, हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे, व्यायाम कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे देश में हृदय रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब ये हृदय रोग होता है तो बहुत सीवियर होता है, तो इसका पहचानना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम इसको पहचाने कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है, तुरंत अस्पताल पहुंचा देना चाहिए मरीज को, क्योंकि वहां पहुंचाने देने से उसमें खून में थक्का घोलने का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, या जहां एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं हैं वहां एंजियोप्लास्टी करके नाड़ियों को खोल दिया जाता है, और तुरंत नाड़ी खोलने से दिल बच जाता है। जी, डॉक्टर मेहरवाल, अभी जिस तरह से डॉक्टर त्यागी ने बताया कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स है और किस तरह से सजग हो जाए, लेकिन अगर युवाओं की खास तौर पर बात करें तो वो कब कैसे सजग हो जाए, कब उनको ये समझना चाहिए कि उनका दिल बीमार हो सकता है या उनका दिल कमजोर पड़ रहा है और उनको सजग होना चाहिए, किस तरह से समझें इसको? देखिए, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो कंसेप्ट थी कि ये एक 60 साल की उम्र में या उसके ऊपर होता है, ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यंग पॉपुलेशन में भी हो सकते हैं। सो अगर कोई भी इंसान किसी भी एज ग्रुप में उसको क्लासिकल हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, एंजाइना के होते हैं या सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो कि उसके साथ में डिस्निया यानी सांस फूलना, पर्सपिरेशन, ये सब होते हैं, तो उसको ये सोच के चलना चाहिए कि उसको जाके चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कुछ साल पहले एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, उसकी एज सिर्फ 21 ईयर्स थी। नॉर्मली 21 ईयर्स की एज पे कभी हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस बहुत अनकॉमन होते हैं। ये पेशेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और इसको सिम्टम हो रहे थे, जिसको लगा गैस्ट्राइटिस है, इसने उसकी मेडिसिन ले ली। जब पेन नहीं रुका तो डॉक्टर के पास गया और ECG किया था, उसको हार्ट अटैक था। तो इसलिए हार्ट अटैक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इंडिया में अगर आप बात करें तो हार्ट अटैक वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 साल पहले होता है, और इसमें कुछ हद तक हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो चेकअप है वो रूटीन कैटेगरी में भी 30 साल के बाद तो चेकअप करा ही लेना चाहिए। बट किसी भी एज ग्रुप में अगर आपको क्लासिकल हार्ट के सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है, सांस फूल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी करने में आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है, आप जाकर के आप अपना चेकअप करा लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यंग एज में, बिकॉज जैसे हमने बोला कि जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी कॉमन है, चाहे वो ओबेसिटी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उनको भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी को पता भी नहीं चलता कि उनको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको हाइपरटेंशन है, या उसने कभी ब्लड शुगर चेक नहीं कराई तो उसको पता नहीं चलेगा कि ब्लड शुगर है। इसलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराना, रेगुलर शुगर का चेक कराना, वेट पे कंट्रोल रखना, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एज ग्रुप के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, हार्ट की बीमारियां किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और काफ़ी पेशेंट्स हमारे यंग एज ग्रुप में आते हैं जिनका हार्ट फंक्शन 25% और 20% रह जाता है और वो एडवांस्ड हार्ट फेलियर की स्टेज में पहुंच जाते हैं। So regular investigations for heart are important to identify the disease early and also to know whether we are at a risk of any heart disease or not. Right now we have a caller from Maharashtra, Mr. Kishore Vaishnav. किशोर जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। किशोर जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बस यही जानना चाहता था कि मेरे घरवाले की उम्र लगभग 42 के लगभग है। उसको तकलीफ ये है कि वो जैसे घर में 5 कदम जोर से चले या छत पे जाना हो तो उसको 5-10 मिनट बैठना पड़ता है। उसका इतना सांस फूलता है, इतना सांस छूटता है उसका। डॉक्टर, मैंने अहमदाबाद चेक करवाया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि इनके हृदय पे सूजन है और उनको जो है लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी। तो क्या उसका इलाज कोई है? जी, डॉक्टर VK बहल, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको?
कि 42 इयर्स में जो सांस फूलने की बीमारी है, कई सर, कारणों से। हृदय की गति भी कम बताई कि हृदय की गति कम है उनकी जी 20%। डॉक्टर बहल। Yes. जी, जो प्रमुख कारण है वो जो हार्ट की मसल होती हैं, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो एक चीज़ तो ये समझने की है कि जो 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 आपको 20% या 25% वो कहते हैं, नॉर्मली भी ये 55-50% होता है, 100% नहीं होता। तो उससे ये कम होके 20% रह गया है, यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो पूरा काम नहीं कर रही हैं। इसलिए जब जो ब्लड का प्रवाह है वो फॉरवर्ड नहीं हो पाता, तो जो ब्लड है वो लंग्स में जमा होने लगता है, इसलिए सांस फूलने लगता है। इस बीमारी को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कुछ कारण जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कोविड में या किसी इन्फेक्शन से भी ये कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस हो सकती है। दूसरा कारण इसका होता है, जैसे कुछ डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके वजह से भी हार्ट की मसल वीक हो सकती है। तीसरा कारण है, यदि कॉरोनरी आर्टरी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हार्ट अटैक किसी को हुआ हो और मसल्स डैमेज हो गई हों, तो उसके बाद भी जो ये हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं। एक बार ये हार्ट की मसल्स वीक हो जाएं और यदि हमें कोई ऐसा कारण नहीं मिलता जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इनको हमें दवाइयाँ पूरी लाइफ देनी पड़ती हैं। आजकल बहुत सी ऐसी दवाइयाँ नई आ गई हैं जिनसे कि हम जो है ये मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और दवाइयों पे पेशेंट 5 इयर्स 10 इयर्स तक बिना सिम्टम्स के ज़िंदा रह सकता है। यदि उसके बाद भी उनको सिम्टम्स कंट्रोल ना हो दवाइयों से, तो हमारे पास कुछ तरह के पेसमेकर्स आते हैं जिसमें दोनों चैम्बर्स को पेस किया जाता है, जिसे CRT या CRT-D कहते हैं। उस पेसमेकर्स के लगाने से कुछ स्थिति में कार्डियोमायोपैथी के कुछ पेशेंट्स को सांस में आराम मिलता है। यदि वो भी कारगर ना रहे, तो एंड स्टेज में हमारे पास आर्टिफिशियल जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होती हैं या मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको बॉडी में लगा के ये जो प्रवाह को रक्त के प्रवाह को हम संचालित कर सकते हैं। तो ये, और लास्ट स्टेज में कार्डियक ट्रांसप्लांट तो आपने सुना होगा कि जब यदि ये मैकेनिकल डिवाइसेस भी काम नहीं करती, दवाइयाँ भी काम नहीं करती, तो अंत में यदि पेशेंट फिट हो तो हम कार्डियक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी अब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे इनके पेशेंट को आराम मिल सकता है। इसको उचित रूप में इनको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और यदि ये रिसेंटली ही हुआ है फिनोमेना, तो इनको कोविड के लिए भी टेस्ट करा लेना चाहिए, और बाकी जैसे इन्होंने इको कराया है और भी टेस्ट डॉक्टर्स को दिखा के जो उचित दवाइयाँ वो लेनी चाहिए। जी डॉक्टर त्यागी, ये देखने में आता है कि अक्सर कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो हृदय रोग से ग्रसित है, और सीवियर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होता है, और कई बार ये फेटल भी होता है। तो किस तरह से एक तो ये समझने की कोशिश करें कि वो किसी तरह के हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, ऐसे में जो घर में लोग हैं उनके लिए क्या आप सलाह देंगे, वो क्या करें, कैसे उसको मैनेज करें, क्या कुछ करें? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम पहचानें कि ये हमें कोई दिल की तकलीफ है तो नहीं। अब इसमें सबसे कॉमन दिल की बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो एडल्ट्स में, मेल में, मतलब पुरुषों में हर चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, और स्त्रियों में हर 5वें स्त्री को हाई ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट एज पे। तो जब भी आप जाएं डॉक्टर के पास, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और बच्चों में भी ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर इसकी दवाएं लेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं, और हार्ट पे जो दबाव पड़ रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, जो प्रेशर पड़ रहा है दिल पर, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होता है, उसके बाद फेलियर में चला जाता है, और जब फेलियर में चला जाता है तो वो स्थिति जैसी अभी पहले श्रोता बता रहे थे कि उनकी पत्नी को हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी पहुंच सकता है। तो जरूरी है कि हम पहचानें कि हमें हार्ट डिजीज तो नहीं, हमें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं, हमें डायबिटीज तो नहीं, तो सारे चेकअप करा लेने चाहिए। इसमें जरूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, और कोलेस्ट्रॉल जो है एक पुरुष में और स्त्रियों में एडल्ट एज पे 130 से नीचे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि जाके नाड़ियों में जम जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारा कम से कम होना चाहिए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम जमेगा। तो जरूरी है कि आप
अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से कम रखें, और बेहतर है कि 100 से कम रहे। और जिनमें हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, उनमें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 70 या उससे भी नीचे रखना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल खून में कम होगा तो नाड़ियों में जाके कम जमा होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल और डायबिटीज का कंट्रोल वो तो जरूरी है ही। अब आपने पूछा था कि अगर हार्ट अटैक किसी को हो ही जाए तो क्या होगा। जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स हों, यानी छाती में दर्द उठे, और दर्द कैसा उठता है कि घुटन जैसी होती है, मैं पहले बता रहा था, बाईं ओर तरफ उठता है, बाजू की तरफ जाता है या जबड़े की तरफ जाता है, साथ में सांस फूलने लग जाती है, ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत इसको, मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहां जाके, और इसमें ईसीजी करते ही हमें पता लग जाता है कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं। उसके अलावा हम खून की जांच करते हैं जिसमें एंजाइम्स टेस्ट करते हैं, एंजाइम से भी हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। तो ऐसी जांच जैसे ही हमें पता लगेगा कि हार्ट अटैक है तो तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। अगर आप गांव में हैं, कस्बे में हैं या किसी जिले में हैं जहां दिल के एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अगर हम खून का थक्का घोलने वाला इंजेक्शन लगा दें, उससे भी ये खून का थक्का बहुत हद तक खुल जाता है। अगर बड़े शहर में हैं और या आप 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच सकते हैं जहाँ की एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं हैं, तो तुरंत मरीज को वहां ले जाना चाहिए और तुरंत एंजियोप्लास्टी कर देनी चाहिए। क्योंकि हर बीतता हुआ क्षण, हर बीतता हुआ मिनट हार्ट को डैमेज करता हुआ चला जाता है और वो डैमेज रिकवर नहीं होता है। तो जितनी जल्दी आप इलाज करेंगे उतना ही जल्दी आपका हार्ट डैमेज से बच जाएगा। अगर आपने 6 घंटे से ज्यादा देर कर दी तो हार्ट आपका बहुत हद तक डैमेज हो जाता है। अगर पहले घंटे के अंदर अंदर ही इलाज कर लिया तो बहुत हद तक हार्ट बच जाता है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक बिना दर्द के भी होता है, सडन डेथ होती है। अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अगर उसके सिम्टम्स हैं, छाती में दर्द हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, तो तुरंत एस्प्रिन की पूरी गोली पानी में घोल के उसको खिला देनी चाहिए, पिला देनी चाहिए। और अगर घर में नाइट्रेट की गोली है तो जीभ के नीचे भी रख देते हैं उसको और तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं जहाँ की खून का थक्का घोलने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है और दिल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। और दिल अगर डैमेज होने लगेगा तो वो हार्ट फेलियर में चला जाता है। अगर किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई सिम्टम्स नहीं हुए, तो घर में हम CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, जिसमें छाती को बीचों बीच दबाया जाता है, लगातार दबाया जाता है और इससे हार्ट को पंप करते रहते हैं और मुंह से सांस देते हैं। हर 30 दबाने के बाद में 2 बार मुंह से सांस दी जाती है। अगर अकेला व्यक्ति है तो वो कंटिन्यूअसली छाती को दबाता रहे, छोड़ता रहे, दबाता रहे, छोड़ता रहे। इससे हार्ट अपना पंप करता रहता है। ये होती है जिनमें अगर सडनली किसी की डेथ हो जाए घर में और वो उसका सांस चलना बंद हो गया, उसका पल्स आनी बंद हो गई, तो ऐसे व्यक्ति में हम CPR करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इससे बहुत हद तक हम व्यक्ति को जीवित रख सकते हैं जब तक कि डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बिहार से विश्वजीत जी कॉल कर रहे हैं। जी विश्वजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम विश्वजीत प्रसाद है, मैं बिहार से हूँ। मेरा उम्र 34 साल है जी। मेरा सीना का धड़ वो इतना तेज हो जाता है कि मतलब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर से पूछिए अपना सवाल। जी विश्वजीत जी। मेरा सवाल यही सर कि मेरा धड़कन जो है बड़ी तेज हो जाता है और चक्कर बहुत आती है, बहुत घबराने लगता है दिल, और उसके बाद शरीर का जो है वो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो अभी फिलहाल हम बीपी लो होने के कारण ही डॉक्टर बताया था किस तरह का होता है, और मैंने ECG भी करवाया था तो इसमें रिपोर्ट सही आया था, बताया गया कि रिपोर्ट सही है। और एक कुछ मेडिसिन आता है जो मुझे जीभ के नीचे डालने के लिए कहा जाता है और वही मैं खाता हूँ। अभी 1.5 साल से ये मेरा परेशानी चल रहा है। अभी ये जॉब छोड़ के अभी हम बैठे हुए हैं लीव की वजह से। जी डॉक्टर बहल, आप इनका सवाल लेना चाहेंगे? जैसा आपने बताया कि आपकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, तो यदि वो एकदम से तेज होती है तो इसको हम मेडिकल भाषा में एरिथमिया कहते हैं। ये यदि इसके 2 कारण होते हैं, जैसे अपर चैम्बर जो हार्ट के होते हैं जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, ये या तो वहाँ से अबनॉर्मेलिटी अराइज होती है जिसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, या फिर ये जो लोअर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं उनके वहाँ से अराइज होता है, तब हम इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जो ज़्यादा गंभीर या सीरियस प्रॉब्लम होती है।
अब आपको यदि ये धड़कन होती है तो ये आपको इसकी उचित जांच करानी पड़ेगी। जो सिंपल पहले तो ईसीजी होगा, फिर उसके बाद एक 24 आवर्स के लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसे होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो जब भी आपको ये धड़कन होगी तो ये उस समय ईसीजी रिकॉर्ड कर लेगी, जिसको हम कंप्यूटर से बाद में देख सकते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो वो किस तरह का टैकीकार्डिया है। जैसा कि आपने बताया कि आपका शायद हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है इको, तो स्ट्रक्चरली आपका नॉर्मल हार्ट डिजीज है। जब हमें ये पता लग जाएगा ये किस तरह की एरिथमिया है, तब हम उसको दवाइयाँ दे सकते हैं। यदि दवाइयों से वो कंट्रोल ना हो तो हम एक इन्वेजिव टेस्ट करते हैं जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये एरिथमिया हार्ट के किस भाग से अराइज हो रहा है, और उस जगह को हम अब्लेट कर सकते हैं, यानी कि जला सकते हैं ताकि ये परमानेंटली क्योर हो जाए। तो यदि आपको ये अचानक धड़कन होती है जिसके साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, या आपको लड़खड़ाहट होती है, या सिनकपी होती है, या आप बेहोश होने की स्थिति में आते हैं, तो आप डॉक्टर से इन सब जांचों को करवाएं और उचित डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। Dr. Meherwal, if we talk about the treatment options, how do we understand the treatment options for the disease that is in advanced stage, and what are the indications for heart transplantation? अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो इसलिए हमें देखना है ऑप्शंस क्या हैं। डिपेंड करते हैं फैक्टर्स के ऊपर, इको करके उसका हार्ट फंक्शन। माय साउंड इकोइंग, कैन यू हियर मी? I think there's some audio problem. Dr. Meherwal, we'll get back to you, but before that we are receiving lot many emails. We have received an email from Kamna. Dr. Behel, her question is that her age is 23 years and sometimes for past 2-3 months she feels pain right behind the heart in the back. So the question is, can it be due to heart disease? And if we talk about the symptoms in women regarding heart disease, do they have usual symptoms or are they different from the symptoms that we just discussed? अच्छा प्रश्न है ये। जैसे भी हम जब भी हमें कोई सिम्टम्स होते हैं तो हम मेडिकल भाषा में कहते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे इनकी उम्र 23 इयर्स है और ये वुमन है, तो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक और जिसकी हम अभी डिस्कशन कर रहे थे एंजाइना, उसकी संभावना बहुत कम होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वुमेन्स हैं उनमें टिपिकल एंजाइना नहीं होता। जो टिपिकल एंजाइना जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम चलते हैं तो हार्ट की पेन होती है, बीचों बीच हार्ट के रुकने से वो ठीक हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स कई बार ऐसा देखा गया है कि वुमेन में टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। हार्ट अटैक में भी उनको ज़्यादातर एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, ये नाउजिया होगा, थोड़ा गिडीनेस होगी, थोड़ी वीकनेस होगी, स्वेटिंग होगी। ऐसा ज़रूर है कि मेल्स और फीमेल्स में सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर 23 इयर्स में मुझे नहीं लगता कि इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सीने में दर्द होता है उसका कारण सिर्फ हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक ही नहीं होता। उसका डिजीज़ सिंपल जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एसिडिटी है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ेज़ हैं, कॉस्टियोकॉन्ड्राइटिस है, या सिंपल एंग्जाइटी है, उसकी वजह से भी कई बार जो है सीने में दर्द हो सकता है। तो जब भी सीने में दर्द हो, एक तो हम प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जैसे इनकी उम्र 23 इयर्स है, इनको यदि कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे इनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा। इनको कुछ और कारण होंगे जिसके लिए इनको उचित जांच करा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, और अब जांच के विषय में और आगे बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से, अवधेश कॉल कर रहे हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है सर कि पिताजी को अचानक से चेस्ट पेन हुआ था और फिर हमने ईसीजी कराया जी, तो ब्लॉकेज निकला। फिर हमने उन्होंने एंजियोग्राफी के विषय में सजेस्ट किया और हमने फिर एंजियोप्लास्टी भी कराया। 2 वीक ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी। और इसके बाद में ऐसा हुआ कि हमने दोबारा जब 1 वीक के बाद में ईसीजी कराया सर, तो रिपोर्ट में तो अभी भी एंटीरियर माइक्रोकार्डियल इंफेक्शन दिखा ही रहा है। तो ईसीजी की रिपोर्ट सर नॉर्मल तो एंजियोप्लास्टी के बाद आने चाहिए थे। नहीं अवधेश जी, ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक होने के बाद यदि आपकी आर्टरीज को खोल भी दिया जाए
जैसे आपकी एंजियोप्लास्टी कर भी दी गई, तो अनलेस कि आप बहुत फ्यू मिनट्स में ही चले गए, जैसा कि हम बता रहे थे हर क्षण इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप 1 घंटे बाद गए या 30 मिनट बाद गए या 6 घंटे बाद गए, तो ईसीजी में तो ऑलरेडी चेंजेस आ जाएंगी। यदि हम इको करेंगे तो थोड़ा एरिया मसल का ज़रूर डैमेज होगा, पर जो आपकी एंजियोप्लास्टी की गई उससे जो और डैमेज हो सकता था वो बचाया गया। ये जो ईसीजी है, कुछ केसेस में जैसे इंफीरियर वॉल इन्फेक्शन होगा तो 1 साल में 2 साल में कुछ चेंजेस कम हो जाती हैं। तो ईसीजी में यदि हार्ट अटैक के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोप्लास्टी फेल हुई है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सप्लाई थी आपके पिताजी को हार्ट के एंजियोप्लास्टी करने के बाद, वो फर्दर डैमेज को रोका गया है। तो इसलिए ईसीजी का एबनॉर्मल होना एंजियोप्लास्टी के बाद कोई घबराने की बात नहीं है। To take this point forward, Dr. Sanjay Tyagi, if we talk about the patients who already have undergone the stenting or the surgery, generally people feel that once the stent is put in the heart, so the disease is cured. What precautions should a person take after angioplasty, and how do they prevent from the other risk factors, because the risk factors are still existing even after the treatment is done? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्क फैक्टर्स तो हैं ही, तो दोबारा भी ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने बाईपास सर्जरी करा ली तो भी, या एंजियोप्लास्टी करा ली तो भी, तो रिस्क फैक्टर्स का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्क फैक्टर्स की जैसे हम बात कर रहे थे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, या मोटापा ज़्यादा होना, या स्मोकिंग करना, और खान पान का ध्यान नहीं रखना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें और कम करें। खान पान में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, यानी जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, घी तेल ज़्यादा होता है, वो कम से कम प्रयोग करें। और आजकल कहा गया है कि शुगर की मात्रा को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि मीठा लेने से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक की होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रेशेदार पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम चपाती बनाते हैं तो उसमें चोकर ज़रूर होना चाहिए, मैदा की चपाती नहीं बनाएं। जो पिज़्ज़ा बर्गर की संस्कृति आ रही है उससे भी दिल की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और स्मोकिंग तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ा देता है। तो ना तो बिल्कुल स्मोकिंग करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मोटापे को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, और अपना LDL कोलेस्ट्रॉल जो है 70 से कम रखें अगर किसी को तकलीफ है ही। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो जो लोग अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, यानी जो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन ले रहे हैं, या जो मेडिसिन डॉक्टर की बताई हुई है, स्टैटिन्स है, वो दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेते रहें। उनको किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहिए। और आज एक नई स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि स्टैटिन लेने से कोलेस्ट्रॉल की जो सीवियरिटी है वो भी कम हो जाती है। तो अगर ये जो नई स्टडी है ये और स्टडीज में भी प्रूव हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज का मैसेज है कि एक तो दिल के जो मरीज हैं वो स्टैटिन की दवाइयां हैं बिल्कुल कम ना करें। डायबिटीज में भी स्टैटिन दी जाती है, तो उनको कम नहीं करना चाहिए। और अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर की मेडिसिन रेगुलर लेके अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज, आप खुले में जाएं, और जब जाएं तो मास्क पहनकर जरूर जाएं। मास्क पहनने से आपके अंदर जो कोरोना वायरस है उसके अंदर घुसने की संभावना, जो कि आपके सांस से घुसता है, आपके नाक से घुसता है, मुंह से घुसता है, और कुछ हद तक आंख से भी घुस सकता है, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब भी आप मास्क पहने, जिसको मैं कहता हूं अपना सुरक्षा कवच, अगर मास्क पहने तो नाक के ऊपर जरूर होना चाहिए। अगर मास्क अपना जरा भी नाक के नीचे गया और आपकी सांस बिना मास्क से छने हुई आ रही है, तो वो मास्क बेकार हो जाता है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि सावधानियां रखें। और जैसा कि डॉक्टर त्यागी बता रहे हैं कि अगर स्टेंटिंग हो भी जाती है तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अपनी जीवन शैली में जो बदलाव है उसको कायम रखना है रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए। डॉक्टर मेहरवाल, एडवांस ट्रीटमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, क्या इंडिकेशंस होंगे जब व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और उससे पहले का सफर किस तरह से तय किया जाएगा? अनफॉर्चुनेटली ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी। तो देखिए, जिन पेशेंट्स में एडवांस डिजीज होती है, यानी जिनका हार्ट फंक्शन बहुत वीक हो जाता है, वो 20% हो गया, 15% रह गया, 25% रह गया, उनमें हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। उसमें बाकी सारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। हमने वैक्सीन की ट्राई कर लिए हैं, हमने
डिवाइसेस भी लगा ली है। एक होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और सेकंड होता है वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि इस पेशेंट का ये हार्ट निकाल के एक हम दूसरे पेशेंट का हार्ट लगाते हैं और वो डोनर होता है वो कैडेवरिक डोनर होता है, उसका ब्रेन डेड होता है लेकिन हार्ट काम कर रहा होता है। जिस पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है लेकिन उसका हार्ट काम कर रहा होता है, उस हार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं एडवांस स्टेज की हार्ट डिजीज जिन पेशेंट को उनके लिए, और उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसके पहले हमें टेस्ट करने होते हैं ये देखने के लिए कि उस पेशेंट में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जब हमको एक डोनर की अवेलेबिलिटी होती है उसके बाद में डोनर का जो हार्ट है उसको हम एसेस करते हैं ये देखने के लिए कि वो हार्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उस हार्ट को निकाला जाता है डोनर से, उसको रिट्रीवल कहते हैं, और उसके बाद में इससे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उस पेशेंट में जिसको इसकी जरूरत है। इस प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें 4 घंटे के अंदर अंदर उस हार्ट को निकालना होता है, उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसप्लांट करना होता है। जी फिलहाल दिल को दुरुस्त कैसे रखें इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं में जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हे गर्ल्स, हाय, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Welcome back after the break. Welcome to Total Health. Today we are talking about the heart health and the ways that can help us to keep our heart healthy. बिल्कुल, और ढेर सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, और हम एक बार फिर से अपने विशेषज्ञों के पास चलते हैं इन सवालों का जवाब लेने के लिए। डॉक्टर त्यागी, आपके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक कॉलर हैं, वो ईमेल कर रहे हैं, विनायक जाडी मत, ये जानना चाहते हैं कि एक्यूरेसी लेवल ऑफ 2D एंजियोग्राफी एज कंपेयर टू रेगुलर एंजियोग्राफिक टेस्ट। जी, ये जो हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी की जाती है, उसकी एक्यूरेसी लगभग 80% के करीब होती है, और जो हम एंजियोग्राफी करते हैं वो अपने 95% से ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है। तो जो वो पर नॉन इन्वेजिव है, और उसमें आपको कुछ एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और एंजियोग्राफी में आपके बाजू से या जांघ की नस से एंजियोग्राफी की जाती है। तो सीटी एंजियोग्राफी भी काफी हद तक एक हमें हार्ट का पिक्चर दे देती है, हमें नाड़ियों का पिक्चर दे देती है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज है, और उसमें आगे अगर जरूरत है तो फिर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करके उसको ठीक किया जा सकता है। Right, and we at this point in time we are having a caller from Bengaluru, Mr. Pradeep, who has called up. Pradeep जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक 128 स्लाइस सीटी एंजियोग्राफी होती है, उससे कितना हमें पता चल सकता है, नंबर 1। दूसरा, अगर हम शुगर की गोली लेते हैं तो उससे कोई हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? हार्ट डिजीज बढ़ती है क्या? किससे हार्ट डिजीज बढ़ती है? दूसरा सवाल क्या था प्रदीप जी आपका? दूसरा, अगर हम शुगर की गोली लेते हैं तो उससे कोई हार्ट में इफेक्ट्स होते हैं क्या जी? और तीसरा कि हम क्या न्यूट्रिशन चीजें लें या क्या ऐसी चीजें लें जिससे हमें थोड़ा हेल्थी हार्ट हमारा रहे, और वॉकिंग कितनी करी जाए ओल्ड एज में? मैं 55 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो उस केस में हमें थोड़ा बेनिफिट हो। जी, डॉक्टर विनय बहल आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर बहल, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं इन्होंने। ये 3 प्रश्न पूछे। जैसे सीटी एंजियोग्राफी है, उसमें पहले 64 स्लाइस होता था, फिर 128 स्लाइस आया, 256 स्लाइस आया,
तो उससे जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती है। जो आजकल सीटी स्कैन हम करते हैं, जैसा हम अभी सुन रहे थे, उसको लगभग 80-90% तक हम सेम फाइंडिंग्स मिल सकती हैं जो रेगुलर एंजियोग्राफी में मिलती हैं। पर ये ध्यान रखने की बात है कि उससे पहले हम कैल्शियम स्कोर करते हैं जब भी हम सीटी स्कैन करते हैं। यदि कैल्शियम स्कोर हाई है तो उसको बॉडी के कैल्शियम से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यदि कोरोनरी आर्टरीज की जो लेयर्स होती हैं उनमें कैल्शियम है तो फिर हम सीटी एंजियो को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। यदि कैल्शियम स्कोर 400 से कम है, उसी स्थिति में हम सीटी एंजियो करते हैं। दूसरा, जब बाईपास सर्जरी हुई होती है, जब वेन ग्राफ्ट लगे होते हैं, उनको भी बहुत हद तक हम सीटी एंजियो से, कोरोनरी एंजियो से भी ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जो आजकल की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं यूरोपियन सोसाइटी या अमेरिकन हार्ट सोसाइटी की, उसमें ये बताया गया है कि यदि एंजाइना है और यदि आप इंटरमीडिएट रिस्क पे हैं तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी करने से पहले आप सीटी एंजियो कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आगे हमें बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करनी है। उस स्थिति में हम रेगुलर एंजियोग्राफी करेंगे। दूसरा, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं, जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हम ट्रेडिशनली बहुत सालों से ले रहे थे, उनसे ये देखा गया था कि शुगर तो कंट्रोल हो जाती थी, पर जो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या स्ट्रोक होने की संभावना थी वो कम नहीं होती थी। तो परंतु जो लास्ट 1 और 2 ईयर से हमारे पास कुछ स्पेशल ये डायबिटीज़ की दवाइयाँ आई हैं जिन्हें SGLT2 इनिबिटर्स कहते हैं। तो इन दवाइयों से लार्ज स्टडीज़ में देखा गया है कि जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर होने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यदि आप बहुत देर से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके आप नई दवाइयों का सेवन यदि उचित हो तो कर सकते हैं। तीसरा, इन्होंने प्रिवेंशन के बारे में पूछा है। वो तो अभी हम जितना बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? यदि आप हार्ट के लिए 30 से 40 मिनट तक एक मॉडरेट पेस पे वॉक करते हैं और हफ्ते में 5 बार भी कर लेते हैं तो वो एडिक्वेट होगा। पर कुछ भी आप एक्सरसाइज करें, ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ऑफिसेज में आप जो दिन भर बैठती हैं उसकी जगह स्टैंडिंग करें तो स्टैंडिंग इज बेटर देन सिटिंग। वॉकिंग फ्यू स्टेप्स, यदि आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाना है तो लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। कुछ भी अमाउंट में एक्सरसाइज इज बेटर, बट हार्ट के लिए जो रिकमेंडेड है वो 30 से 40 मिनट तक मॉडरेट पेस पे आप यदि एक्सरसाइज डेली करें तो वो बहुत उचित होगा। और जैसा कि हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि कुछ चीज़ें साइलेंट किलर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है। और जो अपना डाइट है उसको संतुलित रखें। यदि टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, टोबैको जो गुटखा लेते हैं उसका सेवन मत करें। Right. Dr. Meherwal, if we talk about the patients who are admitted in the hospital, in the cardiac wards, what kind of safety guards are essential, because these are the people who are at a higher risk. So in these times, what precautions are being taken for such patients to keep them safe? So I think this is a very important question in today's time because of this pandemic, and it's a challenge for us as the healthcare providers as well as for the patients. So patients जो OPD में आते हैं उनके लिए भी प्रिकॉशंस हम लोग को लेनी होती हैं। जो IPD में एडमिट हो रहे हैं उनके लिए लेनी होती है। IPD में हम लोग जब पेशेंट्स एडमिट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट का कोविड टेस्ट करते हैं और जब वो नेगेटिव होते हैं उसके बाद उनको वार्ड में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर वो सस्पेक्टेड होते हैं तो हम उनको एक सस्पेक्टेड एरिया में रख के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करते हैं और तब तक वहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं। किसी वजह से अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट करना होता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको रेगुलर वार्ड में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। ऐसे ही जब हम लोग को मान लीजिए कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है, मान लीजिए इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, कोविड टेस्ट का वेट नहीं कर सकते हो, तो हमें पूरी सावधानी के साथ में, PPE किट के साथ में उस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी या उसका ऑपरेशन करना होता है। जब तक कोविड की रिपोर्ट आती है तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं इस समय, बिकॉज ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, पेशेंट की भी प्रिकॉशन लेनी है, और उसको जो अटेंडेंट है तो दूसरा हम लोगों ने देखिए प्रोटोकॉल बना रखी है हॉस्पिटल में। जो अटेंडेंट होता है सिर्फ एक ही अटेंडेंट को हम लोग अलाउ करते हैं और उस अटेंडेंट को हम चेंज नहीं करते हैं। तो जितने विजिटर्स होंगे, जितने अटेंडेंट्स होंगे, उतना ही रिस्क इन्फेक्शन का या क्रॉस इन्फेक्शन का बढ़ जाएगा। एक अटेंडेंट को अलाउ करते हैं
और पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है, फॉर एग्जांपल बाईपास सर्जरी होनी है तो उसमें टाइम लगता है, पेशेंट 7 से 8 दिन की हॉस्पिटल में रहता है, वो एक ही अटेंडेंट रुकता है। और ओटी के अंदर भी हम लोग सारी सावधानियां लेते हैं ताकि पेशेंट को भी रिस्क नहीं हो और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी रिस्क नहीं हो। सो ओपीडी में भी प्रिकॉशंस लेनी है, उनको हम पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और ओपीडी में हम लोग अपनी प्रिकॉशंस भी लेते हैं। हर पेशेंट को मास्क के साथ में नहीं अलाउ करते, बिना मास्क के किसको अलाउ नहीं करते हैं और स्क्रीनिंग के बाद में उनको एग्जामिन करते हैं ऑल द प्रिकॉशंस और अगर कोई सस्पेक्टेड होता है तो उसका फिर हम कोविड टेस्ट के लिए उसको एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर बहल, अभी जब एक कॉलर कुछ जानना चाह रहे थे तो उनसे सावधानियों के विषय में आप चर्चा कर रहे थे, खान पान के विषय में भी बताएं कि क्या खाएं क्या ना खाएं अगर कोई हृदय रोगी है। और एक बात, दूसरी बात ये भी बताइए कि किस तरह की कौन सी जांच करानी चाहिए और कितने समय में करानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आपने 2 प्रश्न पूछे, तो खान पान ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, हर आदमी भी जानना चाहता है कि मुझे हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है, मैं किस तरह की डाइट लूँ। तो जो बेसिकली हमें फैट जो है, सैचुरेटेड फैट है, उसकी मात्रा कम करनी है डाइट में। और जो ट्रांस फैट्स होता है जो बार बार अब जैसे आप देसी घी है जिसमें बार बार आप तलते हैं, यदि बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांस फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे कम करना है। फास्ट फूड्स हैं उनमें भी क्योंकि ट्रांस फैट ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, उसकी मात्रा कम करनी है। हमें जो हरी सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उनकी जो 1 या 2 सर्विंग्स डेली लेनी चाहिए। नट्स में आप जैसे है आप लेते हैं तो उसकी 1 आध सर्विंग ले सकते हैं, जैसे अखरोट है, दैट इज़ हेल्दी फॉर हार्ट। दूसरा जो प्रश्न हमेशा लोग पूछते हैं कि किस तरह का तेल जो है ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए, तो 3 तरह के जो ऑयल हैं जो अनहेल्दी हैं, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और डालडा, जिसे डालडा घी कहते थे, उसको छोड़ के आप जो बाकी कोई भी तेल है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, जो ऑलिव ले सकते हैं, सनफ्लावर लेते हैं, सफोला लेते हैं या मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं या एग में वाइट पार्ट ले सकते हैं जो प्रोटीन होता है, येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। रेड मीट है उसका सेवन कम करें। इसी तरह यदि आप डायरी फूड्स लेते हैं, जैसे दूध लेते हैं घरों में ज़्यादातर लोग, तो हम उसको कहते हैं टोन्ड मिल्क लें या मलाई निकालने के बाद आप जो है उसका दूध का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली फास्ट फूड को अवॉइड करना है, सॉल्ट को कम करना है, ट्रांस फैट को 0 करना है और सैचुरेटेड फैट को कम करना है। शुगर की मात्रा लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। यदि आप ब्लड प्रेशर है तो नमक की मात्रा भी 5 to 6 ग्राम या छोटा चम्मच जो है वो दिन भर में उतना लें। एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ ना करें, जैसे फास्ट फूड में आप लेते हैं, अचार में लेते हैं, सैलेड में डालते हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें। किस तरह के टेस्ट कराएं, तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कई डिजीजेस साइलेंट किलर हैं, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो एटलीस्ट आप बुखार के लिए भी गए हैं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें, क्योंकि आपको जब तक कि एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किडनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक ये नहीं पता लगेगा कि आपको ब्लड प्रेशर था। बहुत से लोगों में ये मिथ है कि मुझे सिर दर्द नहीं होता इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही होगा। इसी तरह शुगर है, उसके कई लक्षण नहीं हो सकते जब तक कि आप टेस्ट ना कराएं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप टेस्ट ना कराएं। तो नोइंग योर नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. And a very brief comment, Dr. Tyagi, on how to keep our heart healthy and when should a person get alert and should worry that probably could be some symptom of heart disease and be cautious about it. डॉक्टर बहल बात कर रहे थे अपने नंबर्स जाने, यानी A, B और C जाने। A आपका A1C जो ब्लड में A1C लेवल 7 से कम होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए, पर अगर उससे भी कम हो तो बेहतर है। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 100 से कम होना चाहिए। तो 3 संख्या आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा हम जैसे बात कर रहे थे कि रेगुलर एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना और योगा और मेडिटेशन का बहुत बड़ा एक योगदान है हमारे दिल को सुरक्षित रखने में। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, उससे आपका दिल भी सुरक्षित रहता है, आपका पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। खान पान का ध्यान रखें। अगर मोटापा है, मोटापा किसे कहते हैं, अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस पुरुषों में 90 से ज़्यादा है और स्त्रियों में 80 से ज़्यादा है तो उसको मोटापा कहते हैं। और मोटापा अगर पेट पे मोटापा आए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो
हमारे शुगर लेवल बढ़ा देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने दिल को सुरक्षित रखना है। अपने दिल को सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार वाले, अपने मित्रों को, अपने जिसको भी आप कोशिश करें। हम विश्व हृदय दिवस पर आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दिल को तो सुरक्षित रखें, अपने आसपास वाले के दिल का भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल। तो आप अपने को की लंबी उम्र पाएंगे और अपनी कोरोना बीमारी अगर हो भी गई तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी जो रिस्क के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जी बिल्कुल, सावधान रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। और आपने जैसे कहा कि योग और ध्यान के जरिए भी इस बीमारी को दूर भगाया जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है, तनाव को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर मेहरवाल, चलते चलते आपका संदेश जानना चाहेंगे सिर्फ एक वाक्य में, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम है। देखिए, दिल शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ये हम सब लोगों को पता है। इसलिए दिल को स्वस्थ रखना जरूरी है और स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या सावधानी की जरूरत है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मेरी सब लोगों से यही आज अपील रहेगी कि अपने दिल को स्वस्थ रखें, खुश रखें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, किसी भी बीमारी या तो आपको नहीं हो, अगर हो भी जाए तो आप उससे फाइट कर सकें। और वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर आई विल विश एवरीवन वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी हार्ट। Thank you so much for that important message and all that information, Dr. Sanjay Tyagi, Dr. Meherwal and Dr. V.K. Bahel. So when we talk about the mantra of heart, the mantra to keep our heart healthy is eat right, rest for a while, run a mile and keep a sweet smile. Always take care of your heart and do listen to your heart because it might be on the left but heart is always right. बिल्कुल, हार्ट इज ऑलवेज राइट। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को खुश रखें, आप स्वयं प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें और जीवन का आनंद लें, स्वस्थ रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।